नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम नीट IIT से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम गैसों के अणुगति सिद्धांत से रिलेटेड टॉपिक लेकर आए हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे गैसों के अणुगति सिद्धांत के कुछ मुख्य अभिग्रहित, साथ में गैसों के नियम हम चर्चा करेंगे यहाँ पर, आदर्श गैस के बारे में भी। और विद्यार्थियों, साथ में इन सभी बिंदुओं पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी यहाँ पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ गैसों के बारे में कि गैस होती क्या है। वैसे हम गैसों के बारे में जो बेसिक चीजें हैं वो जानते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए बात करता हूँ यहाँ पर गैस के बारे में कि गैस है क्या चीज। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि हमने पदार्थ को 3 भागों में डिवाइड किया है: ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। तो ऐसे पदार्थ जिनका आकार और आकृति दोनों ही अनिश्चित होते हैं। आकार और आकृति, आकार और आकृति अनिश्चित, तो उन पदार्थों को हम गैस कहते हैं। वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? गैस कहलाते हैं। अब देखिए, गैसों के कुछ गुण यहां पर हम देख लेते हैं। गैसों में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो गैस के अणुओं के मध्य लगने वाला जो बल होता है, जिसे हम अंतरा आणविक बल कहते हैं, और ये सबसे कमजोर होता है। अंतरा आणविक बल ठोसों में परबल लगता है और गैसों के अंदर सबसे दुर्बल प्रकृति का होता है। दूसरा आप गुण देखें यहां पर कि गैस को जिस पात्र में डाला जाता है, जिस पात्र में रखा जाता है, वो उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेता है। गैस जिस पात्र में रखी जाती है वो उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेती है। रखी जाती है, उसी का आकार ग्रहण कर लेती है। उसी का आकार ग्रहण कर लेती है। तो देखिए, आपके पात्र का जो आकार है, आकृति है, जैसे मान लीजिए आपके पास में पात्र बेलनाकार है, इसमें आप गैस भरेंगे तो इस प्रकार के पात्र में इसका आकार, आकृति हो जाएगी। यदि आपके पास में पात्र घनाभाकार है तो गैस का जो आकार, आकृति है वो इस घनाभ के समान हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें आप कि देखिए, गैस एक समान रूप से असीमित प्रसारित होती है। गैस का क्या होता है? एक समान प्रसार होता है। एक समान प्रसार होता है और जो खाली स्थान है उसको ये भर देती है। फिर देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, गैस दाब डालती है। गैस दाब डालती है। गैस के द्वारा दाब डाला जाता है। गैस के द्वारा दाब डालती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें आप, यहां पर ये आसानी से संपीड़ित या प्रसारित हो सकती है। ये आसानी से इसको संपीड़ित किया जा सकता है, आसानी से संपीड़ित कर सकते हैं, प्रसारित कर सकते हैं। आसानी से संपीड़ित और प्रसारित होती है। तो ये गैस की कुछ प्रॉपर्टीज है। एक प्रॉपर्टी हमने यहां पर कि इसका आकार और आकृति दोनों ही अनिश्चित होते हैं, सबसे पहले ही बता दिया है। क्लियर? अब हम वापस लौटते हैं गैसों के अणुगति सिद्धांत की ओर। तो देखिए, यहां पर आप ध्यान देंगे कि देखिए, अणुगति सिद्धांत क्या कहता है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, कि प्रत्येक गैस अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। हम ये जानते हैं कि गैस अणुओं से मिलकर बनती है और अणु परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। तो देखिए, प्रत्येक गैस है वो अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बनती है, जिन्हें हम अणु कहते हैं। जिन्हें क्या कहा जाता है? अणु कहा जाता है, मॉलिक्यूल कहा जाता है।
गैसों के अणुओं के बीच कार्यरत अंतराण्विक बल अत्यंत दुर्बल होते हैं, अतः ये सभी संभव दिशाओं में गति के लिए स्वतंत्र होते हैं। ये हमने पहले ही क्लियर कर दिया है कि अंतराण्विक बल अत्यंत दुर्बल होंगे। गैसों के अंदर अंतराण्विक बल क्या होंगे? अत्यंत दुर्बल, जिसके कारण से ये सभी संभव दिशाओं में गति के लिए स्वतंत्र होते हैं। अब यहां पर हम गैसों के अणुगति सिद्धांत के कुछ मुख्य अभिग्रहित यहां पर देखने वाले हैं, कुछ मुख्य परिकल्पनाएं। यही परिकल्पनाएं इस पूरे चैप्टर में हम अप्लाई करने वाले हैं, इसलिए इन्हें आप अच्छे से एक एक करके समझ लीजिए। सबसे पहली जो परिकल्पना है वो क्या है, देखिए कि प्रत्येक गैस छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम अणु कहते हैं, तथा ये प्रत्येक दिशा में अनियमित गति करते हैं। तो पहला जो अभिग्रहित है इसमें यह कहा गया है कि जो गैस है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनती है, जिन्हें हम अणु कहते हैं। और ये जो गैस के पार्टिकल हैं वो सभी संभव दिशाओं में अनियमित गति करते हैं। नेक्स्ट अभिग्रहित देखिए कि आदर्श गैस के अणु एक समान, किस प्रत्येक अणु को हमने क्या लिया है, होते ही एक समान है, गोलाकार होते हैं, दृढ़ होते हैं, तथा इनका आकार अंतरा आणविक दूरी की तुलना में नगण्य होता है। देखिए कि इसका मतलब क्या है वो भी समझ लीजिए कि प्रत्येक जो अणु है ये हमारे पास में इस तरीके के अणु हैं, ऐसे। यहां पर आप ध्यान देंगे कि ये जो अणु हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, इनके आकार की तुलना में काफी बड़ी होती है, या इनके बीच की जो डिस्टेंस है, अणुओं के बीच की जो दूरी है, उनकी तुलना में इनका आकार काफी छोटा होता है, नगण्य होता है। तो देखो ये बात यहां पर लिखी गई है कि अंतरा आणविक दूरी, तो अंतरा आणविक दूरी ये वाली डिस्टेंस होती है, यहां से लेकर यहां तक। ये दूरी 10 की घात -9 मीटर की कोटि की होती है, और इनका जो आकार है, इनका खुद का जो आकार है वो यहां से लेकर यहां तक ये काफी छोटा होता है, नगण्य होता है। वैसे प्रत्येक जो अणु है उसको हम गोले के रूप में लेकर चलेंगे कि ये भाई हमारे पास में एक अणु है और इनका आकार गोलाकार होगा, दृढ़ होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं कि गैसों के अणुओं के मध्य किसी भी प्रकार का आकर्षण या प्रतिकर्षण कार्य नहीं करता, अणुओं के बीच कोई क्रिया नहीं होती। तो देखिए आदर्श गैस की स्थिति में दो अणुओं के मध्य कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल काम नहीं करता। हालांकि वास्तविक गैस के अंदर अणुओं के मध्य आकर्षण बल काम करता है, अंतराण्विक बल काम करते हैं, क्योंकि वैसे एक्चुअल में जो आदर्श गैस है उनके अणुओं के मध्य हम जो अंतराण्विक बल है उसको नगण्य लेकर चलते हैं, शून्य लेकर चलते हैं। तो वैसे हकीकत वास्तविक गैस की अलग है, और आदर्श गैस के अंदर आकर्षण या जो प्रतिकर्षण बल है उसको हम 0 लेकर चलते हैं कि यहां पर आकर्षण या कोई प्रतिकर्षण बल काम नहीं करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें कि यह सिद्धांत अणुओं की स्थानांतरित गति पर आधारित है, कि ये जो गैसों का अणुगति सिद्धांत है वो गैसों की स्थानांतरित गति पर आधारित है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, गैस के अणु परस्पर तथा पात्र की दीवारों से टकराते रहते हैं और ये टक्करें पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर होती है। तो देखिए गैस के जो पार्टिकल है वो आपस में भी टक्कर करते हैं, एक दूसरे से भी टक्कर करेंगे परस्पर, साथ में पात्र की दीवारों से भी टकराते रहते हैं, टक्कर करते रहते हैं। ये जो टक्कर होती है वो पूर्णतया प्रत्यास्थ होती है, प्रत्यास्थ टक्कर होती है। और हम ये जानते हैं कि प्रत्यास्थ टक्कर के अंदर संवेग, गतिज ऊर्जा तथा कुल ऊर्जा तीनों ही संरक्षित रहती है। संवेग, गतिज ऊर्जा तथा कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो यदि आपको ये पूछा जाए कि पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के एग्जाम्पल, तो ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनकी जो टक्कर होती है वो पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है, या हम ये कहें कि गैसों के अणुगति सिद्धांत के अकॉर्डिंग कि गैस के पार्टिकल की जो टक्कर है वो पूर्णतया प्रत्यास्थ टक्कर होती है।
तो यहां से आप दो चीजें सीख रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं कि गैसों के अणुओं के बीच टक्कर में लगा समय अणुओं की दो क्रमागत टक्करों के बीच के समय की तुलना में नगण्य होता है। इस प्रॉपर्टी को आप समझें। जैसे ये हमारे पास में यहां पर एक अणु है, ये हमारे पास में एक दूसरा अणु है, ये दो अणु हैं और ये जो दोनों अणु हैं वो एक दूसरे से टक्कर कर रहे हैं। ये अणु इधर आ रहा है, ये अणु इधर आ रहा है, दोनों एक दूसरे की ओर गति करेंगे तभी इनके बीच में टक्कर हो पाएगी और ये इस स्थिति में पहुंच जाते हैं। पहले जिस स्थिति में थे उससे ये अंतिम स्थिति है, ठीक है। तो यहां पर इन दोनों के मिलन का जो समय है, टक्कर का जो दोनों के बीच में टक्कर का समय वो अल्प होता है और यहां से जब ये यहां पर आता है और ये वाला जो पार्टिकल है वो यहां से यहां पर जब आता है तो उसमें लगा समय होता है काफी ज्यादा। तो यहां से यहां तक इसको आने में लगा जब समय, जैसे मैं कंसीडर कर लूं कि जो समय है वो है टो, और फिर जब टक्कर में जो समय लगता है उसको मैं लिख दूं टी। तो ये जो टो है वो काफी बड़ा होता है इस टी की तुलना में। ये स्मॉल टी है टक्कर में लगा समय, और टो है दो टक्करों के बीच में एक कितना समय रह जाता है, लगातार दो टक्करों के बीच में जितना रेस्ट रह जाता है उसको हम विश्रांति काल कहते हैं, उसको हम टो कह रहे हैं। क्लियर। तो देखिए इस प्रॉपर्टी को एक बार फिर से देख लेते हैं कि गैस के अणुओं के बीच टक्कर में लगा समय अणुओं की दो क्रमागत टक्करों के बीच के समय की तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है, बहुत कम होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। गैस के अणुओं का आयतन गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। चलिए इस प्रॉपर्टी को भी यहां पर हम समझ लेते हैं कि हमारे पास में जो पात्र है उसका आयतन, ये इस तरीके से हमारे पास में पात्र है, ऐसे ये हमारे पास में एक पात्र है और इसमें जो गैस के पार्टिकल हैं इनका आकार बहुत कम है, इसकी तुलना में इस तरीके से गैस के पार्टिकल्स मौजूद हैं। आप यहां पर समझें कि पात्र के आयतन की तुलना में गैस के अणुओं का आयतन बहुत ही कम होता है। ये इस तरीके से हम गैस के पार्टिकल्स को दिखा सकते हैं, समझ सकते हैं। क्लियर। फिर देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि गैस के अणुओं की चाल अत्यधिक होती है, अतः इन पर गुरुत्व का प्रभाव नहीं होता, इनके ऊपर कोई गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता। इस प्रॉपर्टी को हम लेकर चलते हैं। देखिए कुछ और भी प्रॉपर्टी है वो मैं आपको बता दूं कि इनका जो द्रव्यमान है वो हम नगण्य लेकर चलते हैं। इनका द्रव्यमान, पार्टिकल्स का जो द्रव्यमान है वो क्या है, होता तो है क्योंकि ऐसे तो संभव नहीं है, बट उनको द्रव्यमान बहुत कम होता है, नगण्य द्रव्यमान होता है। ठीक है। पूरी पात्र में घनत्व हम एक समान लेकर चलेंगे। घनत्व क्या लेकर चलेंगे, एक समान लेकर चलते हैं, जिनका द्रव्यमान क्या है, नगण्य होता है। देखिए जो टक्करों की संख्या है जिसको हम संघट कह रहे हैं, संघटों की संख्या या टक्करों की संख्या नियत होती है। संघटों की संख्या क्या रहेगी, नियत रहती है। किसी निश्चित समय अंतराल या किसी प्रति एकांक आयतन में, जैसे मैं यहां पर एक छोटा सा आयतन ले लूं, इसमें टक्करों की संख्या और इसमें टक्करों की संख्या क्या रहेगी, सेम रहती है। एक निश्चित आयतन में या प्रति एकांक आयतन में टक्करों की संख्या सेम होती है। क्लियर। देखिए जो चाल है, इनकी जो चाल है वो वैसे तो हमने कहा है कि भाई अत्यधिक होती है, लेकिन इनकी जो चाल है वो 0 से लेकर अनंत के बीच में हो सकती है। 0 से अनंत तक सभी चालें संभव है। क्लियर। विद्यार्थियों ये थी कुछ परिकल्पनाएं गैसों के अणुगति सिद्धांत से रिलेटेड। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे यहां पर गैसों के नियमों की। गैसों के देखिए कुछ नियम यहां पर हम देखने वाले हैं। 5 नियम यहां पर हम देखेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, एक एक करके सभी का हम अध्ययन कर लेते हैं।
देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, ये इसका जो पहला नियम है, ये जो नियम है वो आदर्श गैस के लिए लागू होते हैं। बॉयल का नियम, सबसे पहला जो नियम है वो क्या है? बॉयल का नियम है। बॉयल का नियम है वो स्थिर ताप पर ही लागू होगा। कब लागू होगा? स्थिर ताप पर। और गैस के निश्चित द्रव्यमान पर लागू होगा। जब टेम्परेचर नियत हो, द्रव्यमान निश्चित लेकर चलें, तो आयतन और दाब दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यही बॉयल का नियम है। एक बार देखिए, समझ लीजिए कि जैसे टेम्परेचर टी है जो कि कांस्टेंट है, ताप क्या है? नियत। तो जो गैस का आयतन है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। V और P दोनों एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल होंगे। यहां से हम देखिए प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहां पर हम एक कांस्टेंट पुट कर देंगे, तो कांस्टेंट अपॉन P आ गया, जिसे हम PV बराबर कांस्टेंट पुट कर सकते हैं। ये एक अवस्था। और दो भिन्न अवस्थाओं के लिए हम इसको इस प्रकार से पुट कर सकते हैं कि पहली अवस्था में जो प्रेशर है वो P1 और आयतन V1, तो इनका जो मान है वो दूसरी अवस्था में दाब और आयतन के गुणन के इक्वल होगा। P1 V1 बराबर होगा P2 V2 के। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थियों, हमने यहां पर देखा है कि PV बराबर कांस्टेंट, PV इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ठीक है। और ये जो V है, हम ये जानते हैं कि घनत्व, घनत्व को हम रो से लिखते हैं, और घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे में आयतन, द्रव्यमान बट्टे में आयतन। तो यहां पर रो बराबर द्रव्यमान तो है स्मॉल m और आयतन है v। मैंने यहां पर आयतन को v से लिखा, तो रो के स्थान पर हम द्रव्यमान बट्टे में आयतन पुट कर सकते हैं। और तो यहां से देखिए v के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? m अपॉन रो। तो देखिए m तो कांस्टेंट लेकर चल रहे हैं इस नियम में ही, तो p अपॉन रो है, ये कांस्टेंट प्राप्त हो जाएगा। p अपॉन रो क्या मिल जाएगा? कांस्टेंट प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए दो भिन्न अवस्थाओं के लिए, दो भिन्न अवस्थाओं के लिए हम P1 अपॉन रो 1 बराबर P2 अपॉन रो 2 भी पुट कर सकते हैं, लेकर चल सकते हैं। अब देखिए हम यहां पर कुछ ग्राफ देखेंगे। इन ग्राफ को भी यहां से नहीं, फॉर्मूलों के जरिए हम समझेंगे। ये जो ग्राफ हमने लिए हैं वो निश्चित दाब पर लिए हैं, सॉरी निश्चित ताप पर लिए हैं। ताप यहां पर नियत लेकर चल रहे हैं। ताप हमारे पास में क्या है? T को हम क्या लेकर चल रहे हैं? नियत। ताप क्या है? नियत है, कांस्टेंट है। क्लियर? देखो दाब और आयतन दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो जब हम आयतन की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो दाब है वो डिक्रीज होता चला जाता है। हमें इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा। जब आयतन जैसे जैसे इंक्रीज होगा, दाब डिक्रीज होता चला जाएगा। और देखिए यहां पर नियत ताप पर हम ये जानते हैं कि P और V दोनों का जो गुणा है वो कांस्टेंट रहता है। दोनों का जो गुणन है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। तो PV एक तरफ हम क्या ले लें? P और V, तो इनका जो मान है वो कांस्टेंट रहेगा। दूसरी तरफ या तो आप P ले लीजिए चाहे V ले लीजिए। तो जो ग्राफ है वो इस तरीके का एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, क्योंकि PV का जो मान है वो चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट जो ग्राफ है वो हमने लिया है P और 1/V के बीच में। तो हम ये जानते हैं कि P समानुपाती होता है 1/V के। तो P और V दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, P और 1/V दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो यहां पर P और 1/V के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो ये इस प्रकार का ग्राफ हमें प्राप्त होने वाला है, समानुपाती ग्राफ प्राप्त होने वाला है। यदि यहां पर हम इस तरफ, एक तरफ हम ले लें V और दूसरी तरफ हम ले लें 1/P, तो भी यही ग्राफ आएगा। P के स्थान पर 1/V ले लें और
1/V के स्थान पर 1/P ले लें तो भी यही ग्राफ हमें प्राप्त होता है। इन चीजों को क्लियर कर लें। तो विद्यार्थी ये था बॉयल का नियम। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहां पर बात करेंगे चार्ल्स के नियम की। चार्ल्स का नियम, गैसों के नियम में हम ये दूसरा नियम लेकर चल रहे हैं। देखिए क्या है नियम, इसमें हम प्रेशर को कांस्टेंट में रखेंगे। दाब क्या रखना आपको, कांस्टेंट नियत। तब और द्रव्यमान भी आपको क्या लेकर चलना है, निश्चित लेकर चलना है। तो आयतन परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखो यहां पर एक चीज क्लियर कर लीजिए कि जो P है, दाब है, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दाब क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो V है वो T के समानुपाती होता है। V और T दोनों क्या रहेंगे, एक दूसरे के समानुपाती। तो यहां से आप देखेंगे कि V/T है वो कांस्टेंट रहेगा। V/T क्या रहेगा, कांस्टेंट। और दो अवस्थाओं के लिए, दो भिन्न अवस्थाओं के लिए, भिन्न अवस्थाओं के लिए, दो भिन्न अवस्थाओं के लिए देखिए हम क्या पुट कर सकते हैं, V1/T1 बराबर होगा V2/T2 के। ये क्लियर कर लीजिए। अब देखिए इसे हम और किस तरीके से पुट कर सकते हैं, क्योंकि जो आयतन है इसके स्थान पर हम पुट कर सकते हैं द्रव्यमान बट्टे में घनत्व है। द्रव्यमान बट्टे में घनत्व है। तो यहां से देखिए ये क्या हो जाएगा, m/ρ इंटू टी बराबर कांस्टेंट। और देखिए इस m को भी हम कांस्टेंट में ले जाएंगे तो हमें ये मिलेगा। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, बहुत बार यूज में आता है। तो ρ इंटू टी है, ये रहेगा कांस्टेंट। ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर। अब देखिए इसको एक अन्य तरीके से भी हम व्यक्त कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। देखिए क्या है, इसी नियम को हम क्या लिख सकते हैं कि स्थिर दाब पर, दाब कांस्टेंट रहना चाहिए, किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि करने पर अपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आयतन है उसका 1/273वां भाग बढ़ जाता है। 1/273वां भाग बढ़ जाता है, चेंज हो जाता है। तो देखिए एक्चुअल में ये जो नियम है वो किस तरीके से है वो थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो आयतन में वृद्धि है, आयतन में वृद्धि है वो ताप में वृद्धि के समानुपाती होती है। और जो आयतन है वो ताप के समानुपाती होता है। क्लियर। तो यहां से हम डेल्टा V/V बराबर पुट कर देंगे डेल्टा T/T। ये जो T है ये समय है, इसे हम क्या लिख दें, डेल्टा V को हम पुट कर देंगे। देखिए डेल्टा V को क्या लिखा जा सकता है, V अंतिम आयतन को VT से, प्रारंभिक आयतन को मैं यहां पर V0 से लिख दूं तो V0/V0 बराबर ये आ जाएगा अंतिम तापमान T और प्रारंभिक तापमान हम लेकर चलें 273। और ये देखो ये प्रारंभिक तापमान T0 है, ये 273 हम लेकर चल रहे हैं। क्लियर। और जब यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें देखिए क्या मिलने वाला है कि जो अंतिम आयतन है वो इस तरीके से हमें प्राप्त होने वाला है। कैलकुलेशन करेंगे तो यही हमें मिलने वाला है। ठीक है, हम इस तरीके से इसको प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। तो ये वाला रिलेशन आपको ध्यान में रखना है कि प्रारंभिक जो आयतन है वो है V0 और अंतिम आयतन है VT जब हम ताप में T की वृद्धि कर देते हैं। क्लियर। ये सेंटीग्रेड स्केल के ऊपर चार्ल्स का नियम कहलाता है। सेंटीग्रेड स्केल के ऊपर चार्ल्स का नियम कहलाता है। अब यहां पर हम कुछ ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ को समझ लेते हैं। देखिए ग्राफ हम लेकर चलेंगे लेकिन प्रेशर को स्थिर लेंगे और द्रव्यमान हम निश्चित लेकर चलने वाले हैं। देखिए हमने यहां पर देख लिया है कि जब
दाब नियत रहता है, P यहां पर क्या रहता है, कांस्टेंट। P यहां पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। P नियत रहता है, तो V और T है वो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो एक तरफ हम लेकर चल रहे हैं आयतन V और दूसरी तरफ हम लेकर चल रहे हैं ताप, तो दोनों का जो ग्राफ है वो एक दूसरे के समानुपाती होगा। इस तरीके का ग्राफ हमें प्राप्त होने वाला है। देखिए हम इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि जो V अपॉन टी है, V अपॉन टी है, ये कांस्टेंट रहता है। V अपॉन टी कांस्टेंट रहता है, तो इसे आप T अपॉन में V बराबर भी क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर आप समझेंगे, आप ग्राफ खींचें किनके बीच में, 1/V और T के बीच में, 1/V और T के बीच में, तो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। इस तरीके का ग्राफ हमें मिलने वाला है। या आप ग्राफ खींच लीजिए 1/T और V के बीच में, तो भी हमें इस तरीके का, यहां पर या हम क्या ले लें, इस तरफ हम क्या ले लेते हैं, इस तरफ हम 1/T ले लें और इस तरफ हम यहां पर ले लेते हैं V, तो भी ऐसा का ऐसा ही ग्राफ हमें प्राप्त होने वाला है। अगला ग्राफ देखिए क्या है कि V अपॉन T, एक तरफ हम क्या लेकर चलें, V अपॉन T, और दूसरी तरफ या तो T ले लो चाहे V ले लो। तो हम ये जानते हैं कि V अपॉन T तो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। देन यहां से V अपॉन T और T के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो एक ऐसी सीधी रेखा आएगी। V अपॉन T और V के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो भी इसी प्रकार की रेखा हमें प्राप्त होने वाली है। तो विद्यार्थी ये था चार्ल्स का नियम। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, गेलुसेक का नियम अब यहां पर हम देखने वाले हैं। देखिए गेलुसेक के नियम में जो आयतन है वो स्थिर रहेगा। आयतन क्या रहेगा, कांस्टेंट। द्रव्यमान भी हम निश्चित लेकर चलेंगे, तब जो प्रेशर है वो परम ताप के समानुपाती होता है। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि जो आयतन है वो कांस्टेंट है, V क्या है, कांस्टेंट। V जब आप कांस्टेंट लेकर चल रहे हैं तो प्रेशर ताप के समानुपाती होगा। प्रेशर है वो ताप के समानुपाती होगा। और यहां से हम जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमें कांस्टेंट प्राप्त होता है। क्या मिलेगा, कांस्टेंट। तो P अपॉन T को हम क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट नियत रखेंगे। और दो भिन्न अवस्थाओं के लिए, दो अलग अलग अवस्थाओं के लिए P1 अपॉन T1 बराबर हो जाएगा P2 अपॉन T2 के। क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए, समझ में भी आ जाना चाहिए। देखिए चार्ल्स के नियम की भांति इसी भी हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं कि जब आयतन स्थिर हो और द्रव्यमान भी निश्चित हो, तब दाब, द्रव्यमान का जो दाब है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो भी दाब था उसका 1/73वां हिस्सा बढ़ जाता है। तो प्रारंभिक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर दाब P0 था और 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका जो दाब है वो फिर ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा। क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। फिर आप ध्यान देंगे, कुछ हम ग्राफ यहां पर देखेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि हम क्या जानते हैं, यहां पर जो आयतन है वो कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा, और द्रव्यमान भी हम क्या लेकर चलेंगे, निश्चित लेकर चलेंगे। तो V यहां पर कांस्टेंट है, V यहां पर क्या है, कांस्टेंट। क्लियर। तो देखिए V जब कांस्टेंट रहता है तो P और T दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। P और T दोनों क्या रहेंगे, एक दूसरे के समानुपाती होंगे। तो एक तरफ हमने प्रेशर लिया है, दूसरी तरफ हमने ताप लिया है, तो दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे, समानुपाती रहेंगे। यहां पर देखिए P अपॉन T कांस्टेंट रहता है, तो P अपॉन T यदि हम एक तरफ लें, दूसरी तरफ चाहे P ले लीजिए चाहे T, मतलब P यहां पर प्रेशर, T यहां पर दाब, तो जो ग्राफ है वो एक क्षैतिज रेखा के रूप में प्राप्त होने वाला है। इस तरीके का ग्राफ हमें प्राप्त होगा। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए P अपॉन T है वो कांस्टेंट रहता है, तो
1/P, ध्यान देंगे 1/P और जो T है वो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होंगे। दोनों क्या रहेंगे? एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती रहेंगे। 1/P और T एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, या P और 1/T भी एक दूसरे के क्या रहते हैं? व्युत्क्रमानुपाती रहते हैं। तो हमें इस तरीके का ग्राफ प्राप्त होने वाला है। क्लियर? चाहे 1/P और T के बीच में ग्राफ खींच लीजिए, चाहे P और 1/T के बीच में ग्राफ खींच लीजिए। जब ताप बढ़ेगा तो 1/P का मान डिक्रीज होगा, या जब 1/T का मान हम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा। एक ही बात है। अब हम गैसों के नियम में चौथा नियम यहां पर ले लेते हैं। देखिए जो चौथा नियम है वो है अवोगाद्रो का नियम। अवोगाद्रो का नियम क्या है, इसे एकदम क्लियर कर लें कि देखिए ताप समान है, दाब समान है, गैस का आयतन समान है, तो उसमें अणुओं की जो संख्या है वो भी समान होगी। यहां पर जैसे मैं दो पात्र लेकर चल रहा हूं, ये हमारे पास में क्या है? दो पात्र हैं, कि ये एक पात्र है, ये हमारे पास में एक दूसरा पात्र है। दो पात्र मैंने आपको यहां पर दिखाए हैं। क्लियर कर लीजिए कि इसमें इसका जो आयतन है वो है V, इसका भी आयतन कितना है? V। इसका जो प्रेशर है वो है P, और इसका जो टेम्परेचर है वो T। देखिए PVT, और इसमें भी PVT। प्रेशर P है, ताप T है, आयतन V है। तो इसमें जो गैस भरी हुई है उसमें अणुओं की संख्या, और इसमें जो गैस भरी हुई है अणुओं की संख्या सेम होगी। इसको क्लियर करें कि दो पात्र हैं जिनका तापमान क्या है? समान। पात्र में भरी गैस का तापमान समान है, दाब समान है, आयतन समान है, तो इसमें अणुओं की संख्या यदि N1 है, इसमें अणुओं की संख्या N2 है, तो वो दोनों ही क्या होगी विद्यार्थियों? बराबर होगी, सेम होगी। यही नियम है, यही क्या है? अवोगाद्रो का नियम है। क्लियर कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ग्राहम का विसरण नियम, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, समझें क्या है। यहां पर हम ताप और दाब को नियत लेकर चलेंगे। दाब और ताप क्या रहेगा? नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो गैस का जो विसरण की दर है वो घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। नियम समझ लीजिए कि जो विसरण की दर है, विसरित होने की जो दर है, वो डिपेंड करती है घनत्व पर। घनत्व जितना ज्यादा होगा विसरण की दर उतनी कम होगी, घनत्व जितना कम होगा विसरण की दर उतनी ही अधिक होने वाली है। क्लियर? तो इसे आप क्लियर कर लीजिए। ये हमारे पास में है विसरण की दर, जो कि नियत दाब और ताप के ऊपर इस प्रकार से होने वाली है, घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होने वाली है। देखिए हम घनत्व को क्या पुट कर सकते हैं? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे में आयतन, द्रव्यमान बट्टे में आयतन। और यदि हम गैस का अणुभार कैपिटल M लेकर चलें तो जो घनत्व है वो इसके अणुभार के समानुपाती होगा। और यहां से हम गैस के जो विसरण की दर है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये विसरण की दर है वो 1/ρ के 1/√ρ के समानुपाती होगी, और ये 1/√m के समानुपाती होगा। तो यहां से इसको इस तरीके से पुट किया जा सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। तो इसे आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, क्लियर करके रखेंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम देखेंगे डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखिए इसे आप समझेंगे क्या है कि कोई पात्र है और उस पात्र के अंदर अलग अलग गैसें भरी हुई है जो कि आपस में अक्रियाशील है। कि किसी पात्र में भरी अक्रियाशील गैसें आपस में क्रिया नहीं करती है, और उसके मिश्रण का जो कुल दाब है
वो अलग अलग गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। इसे एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि हमारे पास में कोई पात्र है। ये हमारे पास में क्या है, एक पात्र है, और इस पात्र के अंदर अलग अलग प्रकार की गैसें भरी हुई है। जैसे मैं पहले एक गैस ले लेता हूं। ये हमारे पास में एक गैस है, इसको हमने रेड डॉट से दिखाया है, जिसका जो प्रेशर है वो है P1। इसका प्रेशर क्या है, P1। दूसरी जो गैस है उसके अणुओं को मैंने ये ग्रीन डॉट से दिखाया है। ये ग्रीन डॉट वाली जो गैस है, इसका प्रेशर हम लेकर चल रहे हैं P2। इसी प्रकार से हम तीसरी गैस लेते हैं। जो तीसरी गैस है उसके अणुओं को मैंने यहां पर ब्लू डॉट से दिखाया है। इनकी जो डॉट है वो ब्लू कलर की है। आपको यहां पर रंग बिरंगी डॉट दिखाई दे रही होगी। तो विद्यार्थियों, ये जो ब्लू डॉट वाली जो गैस है उसका प्रेशर है P3। इसी प्रकार से चाहे तो आप चौथी गैस ले सकते हैं। चौथी गैस में यहां पर ले लेता हूं। ये हमने पिंक डॉट वाली कुछ गैस के पार्टिकल्स यहां पर दिखाए हैं, और पिंक डॉट वाली जो गैस है विद्यार्थियों, इसका हम प्रेशर ले लेते हैं कि इस पात्र में जो प्रेशर है वो P4 है। कितना प्रेशर है, P4। तब जो टोटल प्रेशर है वो अलग अलग गैसों के प्रेशर के योग के बराबर होता है। यही है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। देखिए, अब इन सभी बिंदुओं पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहां पर हम देख लेते हैं। पहला जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो देखिए कि एक पात्र में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने टेम्परेचर कितना लिया है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो स्थिर दाब रखकर। तो देखिए विद्यार्थियों, आपको ये समझना है कि स्थिर दाब में कौन सा नियम अप्लाई करते हैं। जब दाब स्थिर होता है, प्रेशर जब कांस्टेंट रहता है, तो चार्ल्स का नियम लागू होता है, और चार्ल्स के नियम में V और T दोनों क्या रहेंगे, समानुपाती, और वहां से V1/V2 बराबर हम T1/T2 पुट कर सकते हैं। आगे देखिए क्या कहा गया है कि स्थिर दाब रखकर उसमें से 1/3 वायु बाहर निकालने के लिए उसे कितना गर्म करना होगा। तो देखिए यहां पर जो टेम्परेचर है वो है 60 डिग्री। इसे हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 333 केल्विन पुट कर देंगे। ये हमारे पास में आ गया 333। प्रारंभिक जो आयतन है वो है V, और अंतिम जो आयतन है कि जो V आयतन है उसमें से 1/3 आयतन वाली जो गैस है उसको बाहर निकालेंगे, तो अंतिम जो आयतन है वो 4/3 V हो जाएगा। तो 1/3 V गैस को बाहर निकालने जो प्रेशर है वो कितना रखना है वो हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर V2/V1 बराबर होगा T2/T1 के। तो यहां से T2 बराबर हम क्या पुट कर देंगे, T1 V2/V1। तो इन सब की वैल्यू यहां पर हम पुट कर देंगे। T1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास में कितनी है, 333 केल्विन। V2 जो कि 4/3V है। देखिए 333 गुणा 4/3V, प्रारंभिक आयतन V, तो V से V कैंसिल हो जाएगा। 333 गुणा में 4/3, तो ये यहां से 111 बार में 444 केल्विन हमें प्राप्त हो जाएगा। इसे आप डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना चाहें तो इसमें से आप क्या कर दीजिए, 273 घटा दीजिए। तो यहां से 1, यहां से 7, यहां से 1, ये डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट हो गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कि ऑक्सीजन गैस जिसका आयतन 1000 सीसी सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और दाब है 1 एटीएम। दाब कितना है, 1 एटीएम। उसे संपीड़ित कर आयतन 900 सीसी कर दिया जाए। आयतन कितना कर दिया जाता है, 900 सीसी कर दिया जाता है। ताप को नियत रखने के लिए कितने दाब की आवश्यकता होगी।
तो यहां पर देखिए ये कहा गया है कि ताप को आपको क्या रखना है, नियत, और नियत ताप के ऊपर बॉयल का नियम लागू होता है। P और V दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं और वहां से हम लिख सकते हैं P1 V1 बराबर P2 V2। देखिए हमें प्रारंभिक जो आयतन है वो दे रखा है 1000 सीसी, अंतिम जो आयतन है वो 900 सीसी। कि आप प्रेशर कितना इंक्रीज करेंगे, कि एक एटीएम से प्रेशर कितना इंक्रीज करेंगे कि जो आयतन है वो डिक्रीज हो जाए। तो देखिए प्रेशर को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहां से हम क्या पुट कर देंगे, P2 बराबर P1 V1 अपॉन V2 हम यहां पर पुट कर देंगे। और यहां से P1 की जो वैल्यू है वो है 1 एटीएम, V1 की वैल्यू है वो है 1000 सीसी और V2 का मान है 900 सीसी। तो 1000 बट्टे में 900, तो 10 बट्टे में 9 आ गया, ये 10 बट्टे में 9, और 9 में 10 में हम 9 का भाग लगाएंगे तो एक बार में चला गया, फिर एक सेंस रह गया, फिर पॉइंट लगा दिया तो 10 हो गया। तो 10 में फिर से 9 का लगाएंगे तो एक एक, ये ऐसे ही चलता जाएगा। तो 1.11 एटीएम प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए कि एक व्यक्ति जिसका शारीरिक ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 23 डिग्री कमरे के ताप पर रखी हुई 1500 ml गैस अंदर लेता है। देखिए ये जो व्यक्ति है उसका खुद का जो टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री, कमरे के टेम्परेचर पर कोई गैस रखी हुई है तो कमरे का तापमान है 23 डिग्री, और 1500 ml गैस है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाले कमरे से अंदर लेता है। तो यदि दाब और द्रव्यमान नियत रहता है, प्रेशर को यदि हम सेम लेकर चलें, कांस्टेंट लेकर चलें, तो व्यक्ति के फेफड़ों में गैस का आयतन क्या हो जाएगा। चलें समझें इसको कि यहां पर P तो क्या है, नियत, P क्या है यहां पर, नियत, और जब P नियत रहता है तो आयतन और ताप दोनों क्या रहेंगे, एक दूसरे के समानुपाती। वहां से हम इनको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो V2 बराबर हम क्या पुट कर सकते हैं, T2 अपॉन T1, T2 अपॉन T1 इंटू V1, T2 अपॉन T1 है ये, T2 अपॉन T1, क्लियर। तो देखिए प्रारंभिक जो टेम्परेचर है, रूम का जो टेम्परेचर है वो 23 डिग्री, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 296 केल्विन हो जाएगा। और इसी प्रकार से जो बॉडी का टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे हम केल्विन में 37 इसमें ऐड कर देंगे तो 310 केल्विन पुट कर देंगे। कमरे पर जो गैस है उसका जो आयतन है वो 1500 ml, तो फेफड़ों के अंदर उसका आयतन कितना हो जाएगा ये हमें ज्ञात करना है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं और कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमें मिलने वाली है 1570.95 ml। क्योंकि जो प्रेशर है, ताप इंक्रीज होगा तो प्रेशर भी, प्रेशर को नियत रखते हुए ताप को इंक्रीज करने पर आयतन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी आदर्श गैस की निश्चित मात्रा का आयतन और दाब आधा कर दिया जाए तब उसका तापमान क्या होगा। हमें निश्चित मात्रा का आयतन दे रखा है, गैस की जो मात्रा है वो क्या है, निश्चित दे रखी है, जबकि आयतन और दाब को आधा करें तो टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हमें पूछा है। तो देखिए जब मात्रा हम निश्चित लेकर चलें तो आयतन और दाब को आधा करने के पश्चात तापमान क्या हो जाएगा। तो प्रारंभिक हम देखिए प्रेशर P1 लेकर चल रहे हैं, आयतन V1 लेकर चल रहे हैं और टेम्परेचर T1 लेकर चल रहे हैं। तो और जब हम दाब को क्या कर दें, आधा, आयतन को आधा कर दें, तो उनको हम P2 V2 से लिख रहे हैं। अभी इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो टेम्परेचर T2 क्या हो जाएगा ये हमें ज्ञात करना है। तो T2 बराबर क्या है, P2 V2 इंटू में ये T1 ऊपर चला जाएगा और P1 V1 बट्टे में आ जाएगा। तो यहां से देखिए जो P2 का जो मान है
वो प्रारंभिक दाब का आधा है। इसी तरीके से V2 का जो मान है वो प्रारंभिक आयतन का आधा है। ठीक है, तो यहां से P1 V1 से P1 V1 कैंसिल हो जाएगा, T1 बट्टे में 4 आ जाएगा, T1 बट्टे में 4 प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि एक आदर्श गैस की दाब, आयतन और ताप क्रमशः P, V और T है। यदि इसके अणु का द्रव्यमान स्मॉल m है तब उसका घनत्व क्या होगा, डेंसिटी क्या होगी। तो हमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, आदर्श गैस समीकरण ये हमारे पास में है, आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT। हम वैसे आपको बता दें कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आदर्श गैस समीकरण और वास्तविक गैस समीकरण। चले, तो यहां से देखिए आयतन को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे में आयतन, द्रव्यमान बट्टे में आयतन होता है। तो द्रव्यमान तो है n, द्रव्यमान तो क्या है n। अब आयतन कितना है, nRT अपॉन P। देखो एक अणु का जो द्रव्यमान है वो हम m लेकर चलें, और n यदि पार्टिकल हैं तो जो टोटल जो द्रव्यमान है वो हो जाएगा m इंटू कैपिटल N। तो ये तो m इंटू कैपिटल N हमने यहाँ पर पुट कर दिया, और ये हमने आयतन की वैल्यू पुट कर दी जो कि nRT अपॉन P के इक्वल होती है, nRT अपॉन P के तुल्य होती है। तो यहां से आप देखेंगे स्मॉल n की जगह हमें अणुओं की कुल संख्या, ये है मोलों की संख्या, जो कि अणुओं की कुल संख्या बट्टे में अवोगाद्रो संख्या से हम इसको पुट कर सकते हैं। ये जो Na आप देख रहे हैं ये है अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या। तो n से n यहां पर कैंसिल हो जाएगा, और R अपॉन में Na ये वोल्ट्समान नियतांक होता है। R अपॉन में Na क्या होता है, वोल्ट्समान नियतांक, जिसको हम K से पुट करते हैं। तो ये हमारे पास में घनत्व का फॉर्मूला आ जाएगा MP अपॉन KT। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कि चित्र में दो परस्पर जुड़े फ्लास्कों को दिखाया गया है। फ्लास्क 1 का आयतन फ्लास्क 2 के आयतन से 2 गुना है। फ्लास्कों को क्रमशः 100 केल्विन और 200 केल्विन ताप पर एक आदर्श गैस से भरा गया है। यदि फ्लास्क 1 में गैस का द्रव्यमान स्मॉल m है तो फ्लास्क 2 में गैस का द्रव्यमान क्या होगा, यह हमें ज्ञात करना है। देखिए यहां पर आप समझे, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि जो आयतन है वो यदि दूसरे फ्लास्क का आयतन V है तो इसका आयतन पहले फ्लास्क का आयतन हो जाएगा 2V। और टेम्परेचर देखो, ये तो हम लेकर चलते हैं V1, ये हम लेकर चलते हैं V2, ये हम टेम्परेचर लेकर चल रहे हैं T1। इसका 100 केल्विन दे रखा है और इसका टेम्परेचर हमें 200 केल्विन दे रखा है। क्लियर। और जो द्रव्यमान है, इसमें जो द्रव्यमान है वो स्मॉल m है। m1 बराबर कितना है, स्मॉल m। तो m2 बराबर हमें ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो देखिए यहां पर जो प्रेशर है वो नियत कहा गया है। देखिए जो प्रेशर है वो क्या है, नियत, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है। तो नियत P के ऊपर क्या हो जाएगा, नियत P के ऊपर हम ये जानते हैं आदर्श गैस समीकरण ये होती है PV बराबर nRT। तो जो V है वो समानुपाती होगा m अपॉन में। देखिए एक चीज क्लियर कर लें, n बराबर होता है कुल अणुओं की संख्या बट्टे में अवोगाद्रो संख्या। एक ये होता है कुल द्रव्यमान बट्टे में अणु भार। ऐसे भी इसको हम पुट कर सकते हैं। तो मोलों की संख्या को आप इस तरीके से पुट कर सकते हैं, ये कुल अणुओं की संख्या है और ये है कुल द्रव्यमान, ये अणु भार है और ये है अवोगाद्रो संख्या। चलिए तो यहां से हमारे पास में ये आ गया है, और
तो इसका मतलब V है वो m और T के क्या होता है, समानुपाती। तो यहां से हम इसको इस तरीके से पुट कर देंगे। तो m2 बराबर क्या आ जाएगा, यहां से m1, देखो m2 को इधर ले गए, बराबर हमारे को क्या मिल जाएगा, m1 इंटू में T1 अपॉन T2 इंटू V2 अपॉन V1, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, m2 का जो मान है वो m/4 के इक्वल होगा। अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। क्या है देख लीजिए कि यदि किसी बंद पात्र में भरी गैस का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके दाब में 0.4% की वृद्धि होती है तो प्रारंभिक तापमान क्या होना चाहिए। एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए कि हम यहां पर प्रारंभिक दाब P लेकर चल रहे हैं। प्रारंभिक दाब क्या लेकर चल रहे हैं, P। अंतिम जो दाब है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर प्राप्त होता है। अंतिम जो दाब है उसको आप देखो, प्रारंभिक दाब को P1 बराबर P से और अंतिम दाब को P2 बराबर, पहले जो दाब था उसमें 0.4% की वृद्धि हो गई। कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, तो P का 0.4%, तो 0.4% का मतलब हो गया 0.4/100। ये हमारे पास में P2 का मान है। और प्रारंभिक तापमान हमारे पास में T1 बराबर हम लेकर चलें T और T2 बराबर हो जाएगा T+1, T+1। तो देखिए नियत आयतन के ऊपर P1 अपॉन P2 बराबर होगा T1 अपॉन T2 के। यहां से हम P1 की जो वैल्यू है वो P, P2 की वैल्यू है वो P प्लस 0.4/100 इंटू P, और T1 का मान है T और T2 का मान है T+1। और यहां से जब हम देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर नीचे से P कॉमन लेकर 100/100.4 आ जाएगा और इधर T अपॉन T+1 पढ़ाई है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 100T, ये इससे गुणा होगा तो 100T + 100 बराबर आ जाएगा 100.4T, 100.4T। यहां से आप देखिए इसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाइए, 0.4T बराबर आ जाएगा 100। तो यहां से T बराबर क्या आ जाएगा, 100/0.4 जो कि 250 केल्विन होगा। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें आपने गैसों के अणुगति सिद्धांत के बारे में समझा, जाना, साथ में गैसों के नियम जो हमने 5-6 नियम हैं वो देखें, साथ में उन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी यहां पर देखें, समझें। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आदर्श गैस की चर्चा करेंगे, वास्तविक गैस की भी यहां पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। वास्तविक गैस के बारे में अच्छे से समझेंगे कि वास्तविक गैस का अवस्था समीकरण क्या होता है, एंड्रयू वक्र क्या होता है, क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन की चर्चा करेंगे। साथ में हम वान डर वाल नियतांकों के मध्य हम संबंध को भी स्थापित करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ में यूं ही बने रहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।